हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम NPCIL के बाकी के पेपर को पूरा करेंगे। इससे पहले हम 25 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। यदि इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लें। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और एग्ज़ाम के अंदर बार बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। व्हाट इज़ द कलर ऑफ एन ऑक्सीजन सिलेंडर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग पूछा गया है यहाँ पर, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्लैक कलर होता है ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। रेड कलर की बात करें तो यह एसिटिलीन सिलेंडर के लिए प्रयोग किया जाएगा, एसिटिलीन, या फिर रेड कलर की जगह मैरून कलर भी प्रयोग किया जाता है। ग्रे कलर की बात करें तो यह नाइट्रोजन सिलेंडर के लिए प्रयोग किया जाएगा, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है SWG इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड वायर गेज किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, थिकनेस ऑफ शीट। SWG जो स्टैंडर्ड वायर गेज होता है उससे हम चादर की मोटाई मापते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे डायामीटर ऑफ वायर, यानी जो तार का व्यास है वो भी हम वायर गेज से मापते हैं। अगला प्रश्न 28वां, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बेंट इनटू यू शेप। निम्नलिखित में से किसे यू आकार में मोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। माइल्ड स्टील बार, यानी जो मृदु इस्पात की छड़ होती है, इसके अंदर डक्टिलिटी का गुण होता है, डक्टिलिटी, और जिसमें डक्टिलिटी का गुण होता है उसे हम आसानी से बेंड कर सकते हैं या फिर इसके हम तार बना सकते हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, माइल्ड स्टील बार। 29वां क्वेश्चन है, विच इज जनरली अप्लाइड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनइवननेस ऑफ टू मेटिंग सरफेस। यानी दो युग्म सतह की असमतलता को पहचानने के लिए आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाएगा। तो दो सरफेस के बीच यदि हमें असमतलता जांचनी है, अनइवननेस, तो इसके लिए हम प्रेशियन ब्लू का प्रयोग करेंगे। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। सही उत्तर का चयन करना है। द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज, यानी वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट इस क्वेश्चन में पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.02 mm। तो इसमें हम देख सकते हैं यदि वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल डिवीजन के 49 भाग बराबर है वर्नियर स्केल डिवीजन के 50 भागों के, यानी 49 भाग मेन स्केल डिवीजन बराबर है 50 भाग वर्नियर स्केल डिवीजन के, तो यहाँ पर हम 0.02 mm लिस्ट काउंट का प्रयोग करेंगे। 0.001 mm की बात करें तो यह वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है। स्टील रूल का अगर लिस्ट काउंट पूछा जाए तो 0.5 mm यहाँ पर होता है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रेफाइट इज ए लुब्रिकेंट। ग्रेफाइट एक स्नेहक है। तो ग्रेफाइट किस प्रकार का लुब्रिकेंट है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉलिड। इसके अलावा सॉलिड के अंदर कौन कौन से आते हैं हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो सॉलिड के अंतर्गत यहाँ पर ग्रेफाइट के अलावा ग्रेफाइट, मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड, मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड की बात करें तो ये भी सॉलिड लुब्रिकेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करें टाल्क, वैक्स यानी मोम, माइका, सोपस्टोन, चौक, और एक होता है PTFE, पॉलीटेरा फ्लोरोएथिलीन। तो ये सारे के सारे यहाँ पर सॉलिड टाइप के लुब्रिकेंट है। इसके अलावा अगर बात करें तो लिक्विड के अंदर 3 टाइप के लुब्रिकेंट आते हैं। पहला यहाँ पे हो जाएगा सिंथेटिक यानी जो संश्लेषित ऑयल है, संश्लेषित ऑयल, मिनरल ऑयल यानी खनिज तेल। तीसरा जो है वो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक तेल की अगर बात करें तो जितने भी ऑयल होते हैं वो लिक्विड लुब्रिकेंट में आते हैं। अगर सेमी लिक्विड की बात करें, अर्ध तरल, तो इसे हम सेमी सॉलिड भी बोलते हैं, सेमी सॉलिड। और इसके अंदर ग्रीस या फिर वेसलिन जो लुब्रिकेंट है वो इसके अंतर्गत आते हैं।
32वां क्वेश्चन है द बुश बियरिंग इज जनरली मेड ऑफ। बुश बियरिंग आमतौर पर किससे बना होता है? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ब्रॉन्ज। यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा ब्रॉन्ज यानी कांसा। व्हाइट मेटल की बात करें तो ये भी बियरिंग मेटल होता है, बियरिंग मेटल, लेकिन यहाँ पे हमें बुश बियरिंग का पूछा गया है तो बुश बियरिंग के लिए ब्रॉन्ज हो जाएगा। कास्ट आयरन की अगर बात करें तो कास्ट आयरन से हम बियरिंग हाउजिंग बनाते हैं। अगर पूछा जाए बियरिंग हाउजिंग किस धातु से बनी होती है तो कास्ट आयरन यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है मिलीमीटर स्केल इन ए माइक्रोमीटर इज मार्क्ड। एक माइक्रोमीटर में मिलीमीटर स्केल को किस पर चिन्हित किया जाता है? तो मिलीमीटर स्केल की अगर बात करें इसे हम मेन स्केल भी बोल सकते हैं, मेन स्केल। तो इसको हम बैरल पर मार्क करते हैं, बैरल या फिर स्लीव। मेन स्केल का जो कम से कम माप है या लिस्ट काउंट की अगर बात करें तो 0.5 mm हो जाएगा। थिम्बल स्केल की अगर बात करें इसका अगर लिस्ट काउंट हम देखें तो इसके जो 50 भाग होते हैं यानी थिम्बल स्केल डिवीजन के 50 भाग होते हैं वो 0.5 mm के बराबर होते हैं। तो एक भाग की अगर बात करें थिम्बल स्केल डिवीजन का जो एक भाग है वो किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पर 0.5 डिवाइड बाई 50 करेंगे तो यहाँ पर 0.01 mm आ जाएगा। तो यही इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा। थिम्बल स्केल का जो लिस्ट काउंट है वो यहाँ पे 0.01 mm होता है। दोनों जो मेजरिंग सरफेस होते हैं उनके बीच में एक समान दाब बनाए रखने के लिए हम रेचेट स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है द डायामीटर ऑफ ए होल इज मेजर्ड बाई। एक छिद्र का व्यास किसके द्वारा मापा जाता है? तो आंतरिक माप लेने के लिए हम इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, यानी छिद्र का व्यास अगर हमें मापना है तो इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह से आउटसाइड माइक्रोमीटर की अगर बात करें तो यहाँ पे हम बाहरी माप लेने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है आउटसाइड, यानी कि अगर हमें किसी शाफ्ट का व्यास मापना है तो हम आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। अगर बात करें डेप्थ माइक्रोमीटर की तो डेप्थ का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? गहराई। तो यदि हमें किसी छिद्र की गहराई मापनी है या फिर किसी स्लोट या ग्रूव की गहराई मापनी है तो हम डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है 35वां लिस्ट काउंट ऑफ बेवल प्रोटेक्टर इज। बेवल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक क्या होगा? तो यहाँ पे हमें बेवल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक पूछा गया है तो इसका सही उत्तर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, 1 डिग्री। यदि हमें वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक पूछे तो इसका सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 मिनट हो जाएगा, 5 मिनट। अगला प्रश्न है कॉम्बिनेशन प्लायर आर नॉट यूज्ड फॉर। कॉम्बिनेशन प्लायर को किसके लिए उपयोग नहीं किया जाता है? जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? हैमरिंग हो जाएगा। हम कॉम्बिनेशन प्लायर से हैमरिंग नहीं करते, इसके लिए हम हैमर का प्रयोग करते हैं, हैमर। और अगर हम बात करें कटिंग, ट्विस्टिंग, होल्डिंग तो इन तीनों के लिए हम कॉम्बिनेशन प्लायर का प्रयोग करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 37वां क्वेश्चन है ए टेप इज ब्रोकन एट द सरफेस ऑफ द वर्कपीस। दिस ब्रोकन टेप कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग। यानी वर्कपीस की सतह से एक टेप टूट गया है, इस टूटे हुए टेप को निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पे देख सकते हैं हम पंच, कटिंग प्लायर, टेप एक्सट्रैक्टर, वेल्डिंग। तो अगर हम सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टेप एक्सट्रैक्टर। बाकी से भी हम टूटे हुए टेप को निकाल सकते हैं, लेकिन अगर सबसे उत्तम विधि की अगर बात करें तो यही होगी, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। सही उत्तर बताना है। डिजायरेबल हार्डनेस इन ए फाइल जनरली, सबसे उपयुक्त उत्तर बताना है यहाँ पर। तो फाइल की हार्डनेस पूछी गई है तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 60 HRC। तो HRC का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? हार्डनेस रॉकवेल। हार्डनेस रॉकवेल ये एक प्रकार की हार्डनेस चेक करने की विधि होती है। सी की अगर बात करें तो सी ए स्केल होता है। इसके अंदर 2 टाइप के स्केल होते हैं, एक सी स्केल होता है और एक होता है बी स्केल। तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। यहाँ पे सी ऑप्शन, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 60 HRC। 39 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर लॉकिंग ऑफ ए बोल्ट। तो यहाँ पे हमें बोल्ट को लॉक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है ये पूछा गया है। तो वायर का प्रयोग किया जाएगा, डिस्क वाशर का भी प्रयोग किया जाएगा, नट का भी प्रयोग किया जाएगा, स्पेनर का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया जाएगा बोल्ट को लॉक करने के लिए। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, स्पेनर का प्रयोग हम नहीं करते हैं। 40वां क्वेश्चन इट इज सिमिलर टू स्क्रू बट इट हैज नो हेड एंड इट हैज थ्रेड ऑन बोथ एंड, सेंटर पोर्शन हैज नो थ्रेड, इट इज कॉल्ड।
ये कोई भी एक स्क्रू है, इसके हेड नहीं है और सेंटर पोर्शन हैज़ नो थ्रेड, इट हैज़ थ्रेड, और इसके थ्रेड कटी हुई है लेकिन सेंटर पोर्शन जो है उस पर थ्रेड नहीं कटी हुई है। तो इस प्रकार का ये कोई स्क्रू है तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्टड कहते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया इज नॉट ए लेपिंग कंपाउंड, लेपिंग कंपाउंड नहीं है। तो इनमें से हमें बताना है कौन सा लेपिंग कंपाउंड नहीं है। सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन कार्बाइड, बोरोन कार्बाइड। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आयरन कार्बाइड यह लेपिंग कंपाउंड नहीं होता। तो लेपिंग कंपाउंड की अगर बात करें, लेपिंग कंपाउंड, तो लेपिंग कंपाउंड जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला तो यहाँ पे हो जाएगा लेपिंग एब्रेसिव, एब्रेसिव, और दूसरा जो होता है वो होता है लेपिंग व्हीकल, व्हीकल। तो लेपिंग व्हीकल में तो हम जैसे ऑयल है यानी तेल और पैराफिन का प्रयोग करते हैं, यानी ऑयल और पैराफिन की अगर बात हो तो उसे हम क्या कहते हैं, लेपिंग व्हीकल कहते हैं। लेपिंग एब्रेसिव की अगर बात करें तो उसमें हम सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बोरोन कार्बाइड और इसके अलावा एक और होता है उसे हम डायमंड कहते हैं। तो ये चार प्रकार के हम लेपिंग एब्रेसिव प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, आयरन कार्बाइड यह लेपिंग कंपाउंड नहीं होता। अगला प्रश्न है फिलर गेज इज यूज टू चेक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। फिलर गेज किसे जांचने के लिए प्रयोग किया जाएगा, तो फिलर गेज को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर एक और नाम होता है, वो होता है थिकनेस गेज, थिकनेस गेज। तो इससे हम समझ सकते हैं ये क्या करता है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। गैप यानी अंतराल चेक करने के लिए हम फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। फिर इसके साइज की बात करें, फिलर गेज के अगर साइज की बात करें तो इसमें जो ब्लेड होती है उसकी लेंथ कितनी रखी जाती है, जो नॉर्मल इसकी लेंथ होती है वो होती है यहाँ पर 100 mm। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फिलर गेज के ब्लेड की लंबाई 100 mm। और अगर हम बात करें इसकी थिकनेस की, तो इसकी जो थिकनेस होती है उसकी रेंज यहाँ पे क्या रहेगी, अगर हम थिकनेस की बात करें तो 0.03 से लेकर 1 mm। स्टेप की अगर बात करें तो यहाँ पे 0.1 mm इनके जो बीच का अंतर है, प्रत्येक ब्लेड के बीच का अंतर वो 0.01 mm होना चाहिए। और इसकी रेंज की अगर बात करें तो 0.03 से लेकर 1 mm इसकी रेंज होती है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कटिंग टूल मटेरियल। निम्नलिखित में से कौन सा एक कटिंग टूल बनाने वाला पदार्थ नहीं है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे HSS, टंगस्टन कार्बाइड, सिरेमिक, रोट आयरन। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, रोट आयरन से कोई भी कटिंग टूल यहाँ पे नहीं बनाया जाता, क्योंकि यह एक प्रकार का प्योर आयरन होता है। इसमें अगर हम बात करें तो कार्बन की मात्रा बिल्कुल नए के बराबर होती है। तो 3 प्रकार के मटेरियल प्रयोग किए जाएंगे यहाँ पर, हम देख लेते हैं एक बार। पहला जो है वो यहाँ पे हो जाएगा फेरस मटेरियल, फेरस यानी लोह धातु, लोह धातु। दूसरा है नॉन फेरस मटेरियल, नॉन फेरस यानी अलोह धातु। और तीसरा जो है वो यहाँ पे हो जाएगा नॉन मेटालिक, नॉन मेटालिक यानी अधातु। अगर हम बात करें लोह धातु की तो इसके अंदर जो मेनली आते हैं वो होते हैं हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील। और अगर नॉन फेरस की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से, सेटेलाइट या फिर कार्बाइड, सेरेमिक और जो डायमंड होता है, हीरा जिसे बोलते हैं, तो वो आएगा नॉन मेटालिक में। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं तो HSS यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह एक प्रकार का फेरस मेटल हो जाएगा। टंगस्टन कार्बाइड की बात करें तो यह कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, नॉन फेरस। और सिरेमिक की बात करें तो यह कौन सा हो जाएगा, नॉन मेटालिक, नॉन मेटालिक। तो ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। अगला प्रश्न है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थ्रेड एंगल ऑफ मैट्रिक थ्रेड इन डिग्री। मीट्रिक थ्रेड में थ्रेड का कोण कितना डिग्री है। तो मैट्रिक थ्रेड के लिए कोण पूछा गया है तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 60 डिग्री होता है। अगर हम बात करें 30 डिग्री की तो यह जो मैट्रिक एक में होता है, मैट्रिक ACME, जो मैट्रिक एक में थ्रेड है उसके लिए हम 30 डिग्री का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें एक में की तो उसके लिए हम 29 डिग्री का कोण प्रयोग करते हैं। 55 डिग्री की अगर बात करें तो यह BSW यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ और ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन और ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाई के लिए प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अगर हम BA की बात करें तो इसके लिए 47.5 डिग्री का कोण प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अटैच्ड बाई ए मैग्नेट। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो लोहे पदार्थ होते हैं
जो लोह धातुएं होती है वो सारी की सारी चुंबक के द्वारा आकर्षित होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सी ऑप्शन कार्बन स्टील, तो कार्बन स्टील यहाँ पे चुंबक द्वारा आकर्षित होता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर हम बात करें SS 410 की, SS 410 क्या होता है, ये ग्रेड होती है स्टेनलेस स्टील की। स्टेनलेस स्टील की ग्रेड जो है वो यहाँ पे दे रखी है 410, बी ऑप्शन में दे रखी है 316। तो जो स्टेनलेस स्टील 410 ग्रेड का होता है उसे हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, उसे हम मार्टिन स्टीक स्टेनलेस स्टील भी बोलते हैं। और इसे अगर हम देखें तो इसके अंदर जो कार्बन की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यह चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसलिए ए ऑप्शन इसका नहीं हो सकता। अगर बी ऑप्शन की बात करें SS 316, तो ये जो स्टेनलेस स्टील की ग्रेड है इसे हम ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील, अगर इसको हम देखें तो यह चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता है। यानी अगर सभी लोह धातुओं में बात करें तो केवल ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील को छोड़कर जितनी भी लोह धातुएं होती है वो सारी की सारी चुंबक के द्वारा आकर्षित होगी। अगर स्टेनलेस स्टील में बात करें तो केवल ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील के अलावा सारे के सारे स्टेनलेस स्टील चुंबक के द्वारा आकर्षित होते हैं। तो इसकी हमें ग्रेड याद होनी चाहिए, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील 316। अगला प्रश्न है 46वां, गाइड पिन इज कॉल्ड। गाइड पिन को क्या कहा जाता है, तो गाइड पिन को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, डोवेल पिन इसका करेक्ट आंसर होगा। जो डोवेल पिन होती है उसका प्रयोग हम कोई भी दो पार्ट को जब असेंबल करेंगे तो इसको एक सीध में करने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी कि इसके जो बीच के अंदर हम गाइड पिन का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में इसको नट बोल्ट से हम टाइट कर देंगे। अगला प्रश्न है 47वां, स्टेनलेस स्टील इज जनरली मेड फ्रॉम आयरन एंड। तो स्टेनलेस स्टील का आमतौर पर लोहे और किससे बनाया जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्रोमियम, यहाँ पे क्रोमियम आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टेनलेस स्टील के अंदर निकल का भी प्रयोग किया जाएगा, यानी निकल और क्रोमियम का प्रयोग हम स्टेनलेस स्टील को बनाने में करते हैं। अगर बात करें निकल की तो 8% निकल होगा और 18% यहाँ पे क्रोमियम होगा। और इसको हम क्या कहते हैं, ये कौन सा स्टेनलेस स्टील हो जाएगा, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी, यह है ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील कहलाता है। यानी 18-8 स्टेनलेस स्टील को हम ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील भी बोल सकते हैं, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्रोमियम। अगला प्रश्न है केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिलीन इज। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, C2H2। यानी कि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलाकर एसिटिलीन गैस का निर्माण किया जाता है। इसके अंदर अगर हम बात करें कार्बन की तो लगभग 92.3% कार्बन होता है और बाकी का जो 7.7% है वो इसमें हाइड्रोजन होता है। यानी कि लगभग 24 भाग इसमें कार्बन के होंगे और 2 भाग यहाँ पे हाइड्रोजन के होंगे, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। 49 का क्वेश्चन देख लेते हैं, 49 नंबर का, कन्वर्ट 4/5 इंटू डेसिमल, यानी 4/5 को दशमलव में बदलना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जब हम इसको दशमलव में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारा 0.8 आंसर निकल के आता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सही उत्तर बताना है। फुल फॉर्म ऑफ PSI इज पर स्क्वायर इंच, यानी P का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पाउंड पर स्क्वायर इंच। तो पाउंड पर स्क्वायर इंच की अगर बात करें तो यह क्या होता है, FPS यूनिट ऑफ प्रेशर, यानी जो प्रेशर होता है उसकी FPS यूनिट, या फिर हम कह सकते हैं ब्रिटिश यूनिट अगर हमें पूछें तो वो क्या हो जाएगी, PSI, यानी पाउंड पर स्क्वायर इंच। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी तरह से हम सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे। धन्यवाद।